स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज YouTube। और लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन वाले पूरे पार्ट को कंप्लीट किया था लाइफ प्रोसेस के अंदर। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो आ रही होगी। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस की, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है यार? बड़ी सिंपल, सुना है आप लोगों ने। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, अच्छा हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले शायद हो सकता है पीछे थोड़ी बारिश की आवाज आ रही हो। हमारे इंदौर शहर में बड़ी बारिश हो रही है, तो थोड़ा आपको हो सकता है, बट काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ जी, तो रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन लेना, ये आपने सुना होगा। बट सर फिर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस ही क्या रह गया यार? दोनों फिर एक ही बात हो जाती? नहीं यार, थोड़ी ब्रीदिंग क्या है यार? सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग, काम खत्म। रेस्पिरेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रेस्पिरेशन थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस है। बड़ी प्रोसेस में क्या होता है सर? जो आपने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन से हम खाने को ब्रेक करके एनर्जी लेंगे। क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत डिफरेंस है। ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन, whereas respiration is more of a complex process। जो ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन से खाना तोड़ना है और एनर्जी लेना है। अच्छा सर, याद है ये एनर्जी हम किस फॉर्म में लेते थे? भूले तो नहीं हो, 9th में पढ़ा था एटीपी, याद है? सेल चैप्टर में पढ़ा था, एडोनासाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसको बनाने का जिम्मा लेता था, पावर हाउस ऑफ सेल। तो एटीपी के फॉर्म में हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और ये खाने को तोड़ना, एनर्जी रिलीज करवाना, यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है मित्रों? रेस्पिरेशन। तो आओ देखो क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बोला, तो ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, खत्म करता है उसको, टू रिलीजेस एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कुछ वेस्ट है कुछ यूजफुल है, वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। सिंपल है सर रेस्पिरेशन, कि एक वो प्रोसेस जहां पर आप खाने को तोड़ते हो ऑक्सीजन की हेल्प से, और आप उस खाने से एनर्जी लेते हो, CO2 लेते हो, वाटर लेते हो, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है सर? तो अब ये रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ। एनएरोबिक का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ, 0/0 खत्म, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। दैट इज एनएरोबिक। ह्यूमन बींग्स में एरोबिक ही होता है, बट ऐसे तमाम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें आपको एनएरोबिक देखने को मिल जाएगा। तो देखो, the process of respiration involves taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy। वही सेम चीज लिखी हुई है। The energy produced is stored in the form of ATP, adenosine triphosphate। और there are two types of respiration। कौन से दो तरह का रेस्पिरेशन होता है सर? एक तो होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन यूज करता है, एनएरोबिक जो विदाउट ऑक्सीजन होता है, जिसमें कोई ऑक्सीजन की हेल्प नहीं लगती है सर। अच्छा, अब ये दोनों बॉक्सेस जो रिएक्शन लिखी है, इसको 2 मिनट बाद में समझते हैं, है ना? अभी इसको थोड़ा ठहम जाओ, इसको समझाऊंगा मैं आपको। आ जाओ इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर। ये चार्ट सबसे ज्यादा IMP चार्ट है, एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट समझ गए तो ये दोनों रिएक्शन समझ जाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो आओ इस चार्ट को समझते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है हमसे। देखो, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6, 6 ही होता है। अब इसमें हम 3 चरणों में, 3 तरीके से, 3 अलग अलग सब्सटेंसेस और 3 अलग अलग प्रोसेसेस में इसको तोड़ना चालू करेंगे। पहले हम ह्यूमंस की बात करेंगे, एरोबिक। तो साइटोप्लाज्म में ये चीज होती है, सेल का जेली लाइक स्ट्रक्चर, लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म। उसमें बनता है पाइरुवेट। क्या बनता है? पाइरुवेट, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज था 6 कार्बन मॉलिक्यूल, टूट के कितना हो गया? 6 कार्बन। अब यहां से नीचे आना, नीचे आना, यह है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। किसमें? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या बोलते हैं सर? एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक। ये होगी पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया। भूले तो नहीं हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल।
माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। सही, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रही है, ह्यूमंस के अंदर प्रोसेस हो रही है। तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जैसे बोला। अच्छा, अगर आपको याद रखना है तो कुल टोटल 38 एटीपी एनर्जी निकलती है। कितनी? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी निकलती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ सेल है, एरोबिक। अब एक एरोबिक था, एक एनाएरोबिक था, एब्सेंस ऑफ O2। तो सबसे टॉप पे आ जाओ, एब्सेंस ऑफ O2। इस एब्सेंस ऑफ A2 को हम क्या बोलते हैं सर? एनएरोबिक। क्या बोलते हैं हम? एनएरोबिक। सही, इसको हम कहते हैं एनएरोबिक, एब्सेंस ऑफ O2 में। ये होती है ईस्ट के अंदर, और क्योंकि ईस्ट के अंदर होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। एब्सेंस ऑफ O2, एनएरोबिक। इथेनॉल बनता है। अगर आपको ध्यान रखना है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। आप कार्बन कंपाउंड्स में ये पढ़ोगे ही, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ O2, एनएरोबिक। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ O2, एरोबिक। अब सर एक मिडिल सिचुएशन होती है जहां ऑक्सीजन लैक में है, पूरी तरीके से भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, मिडवे है, थोड़ी सी कमी है। जैसे हम कभी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो देखा है आपने कि हम हाफना चालू कर देते हैं। तो वो कंडीशन है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, जीरो नहीं है, कमी है। तो आपने देखा होगा हम बहुत जल्दी जल्दी हाफना चालू करते हैं, क्यों? ताकि हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले पाए। तो दैट इज कॉल्ड एज आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस लैक ऑफ ऑक्सीजन का फसल चीज होती है मसल सेल के अंदर। किसके अंदर होती है? मसल सेल। यहाँ एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। आप अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मतलब इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और साथ में एनर्जी निकलती। सर यही लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर क्रैम्प्स लेके आता है। यही लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर क्या लेके आता है? क्रैम्प्स लेके आता है। इस तरीके से 3 प्रोसेसेस में और 3 तरीके से हम आपका ग्लूकोज को तोड़ते हैं। पहला था एरोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर एनर्जी बनी 38, CO2 निकला, वाटर निकला। एक था एनाएरोबिक, एब्सेंस ऑफ O2, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। और एक था लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और बॉडी में क्या आते हैं? क्रैम्प्स। अब देखो जो पीछे छोड़ा है ना, वो पीछे वही चीज है। तो एरोबिक में देखो ग्लूकोज, पायरुवेट बना, फिर ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2, H2 और 38 ATP, जैसे मैंने आपको बोला था। एनाएरोबिक ईस्ट, ग्लूकोज, पायरुवेट बनता है, एब्सेंस ऑफ O2, ईस्ट में फर्मेंटेशन, इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और 2 ATP बनती है। वही सेम चीज थी, बस मैंने आपको उधर चार्ट में करवा दी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब आओ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, छोटा सा ही टॉपिक है। अब रेस्पिरेशन है ना, बहुत छोटी यूनिट है, वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, बट रेस्पिरेशन ऐसे छोटी यूनिट है। जैसे डाइजेशन कितनी बड़ी यूनिट थी, फोटोसिंथेसिस भी था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी था। बट यहाँ क्या है ना, यहाँ आप बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हो, बहुत बेयर मिनिमम आपको इसके अंदर देखना है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? CO2 चाहिए होता है इनको और O2 भी चाहिए होता है फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। तो देखो ये आपको तो पता ही होगा, थ्रू डिफ्यूजन होता है लीव्स के अंदर, स्टोमेटा के हेल्प के, है ना, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा, आपको पता ही है ये चीज। अब देखो नेट गैस एक्सचेंज कैसे होता है? डे टाइम में O2 आउट होता है और CO2 इन होता है, तभी जाकर तो ये CO2 रात में काम आता है। याद करो फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2 गिव्स यू C6H12O6 प्लस O2 निकलता था, और एक डार्क रिएक्शन बताई थी मैंने, CO2 प्लस H2। तो वो डार्क रिएक्शन में CO2 यूज आता है रात में, तो दिन में O2 को बाहर निकाला, CO2 को इन लिया। और नाइट में इसका उल्टा होता है, O2 को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर करते हैं। इस तरीके से आपके प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, छोटा सा ही। प्लांट्स के बाद कुछ तमाम ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर ये रेस्पिरेशन होता है। बहुत ही सिंपल है कि किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या होता है। MCQ का क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है। जैसे सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वगैरह होते हैं, ये अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से कर लेते हैं थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। स्यूडोपोडिया याद होगा। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे समुद्री जीव जंतु, फिश वगैरह हो गए, म्यूसिल्स वगैरह हो गए, इनके पास गिल्स रहती है। इंसेक्ट्स जैसे ग्रासहॉपर, कॉकरोच, हाउसफ्लाई, मॉस्किटो, टाइनी होल्स रहते हैं जिनको स्पाइरकल्स कहते हैं, ये उससे रेस्पायर करते हैं। और बाकी लैंड एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह हो गए, इनके पास प्रॉपर लंग्स होते हैं। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन आता है, एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है
कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी लैंड एनिमल्स। रीजन सिंपल, जो फिश वगैरह है वो नॉर्मल ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर रही है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ले रही है। पानी के अंदर ऑक्सीजन है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में और बहुत मुश्किल से आता है, तो इस वजह से फिश को ना बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। सिंपल है सर, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब यही उसके पीछे फोटो है, एक आपकी मछली का है और एक ये है। अब आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का रेस्पिरेशन छोटा सा है। हाँ देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम कितना बड़ा था ना, कितनी सारी एंजाइम्स, कितनी सारी चीजें थी, बट रेस्पिरेशन छोटा सा, यही इसकी खास बात है। तो रेस्पिरेशन छोटा सा है, देखो बहुत सिंपल सा है। नाक से कैसे ये प्रॉपर स्टार्ट होती है, तो देखो नोज से स्टार्ट होती है, आप सबको पता है। 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं और इन नोस्ट्रिल्स के अंदर एक चीज प्रेजेंट रहती है म्यूकस, जो डस्ट पार्टिकल्स और इंप्यूरिटीज को हटाने के काम आती है। इंप्यूरिटीज और डस्ट पार्टिकल, जैसे हम नॉर्मल ऑक्सीजन तो ब्रीथ कर ही रहे हैं, बट उस ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ डस्ट है, कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज है, उस इंप्यूरिटीज को ये म्यूकस साफ कर देता है। फिर एक पार्ट ऑफ थ्रोट है माउथ और विंड पाइप के बीच में, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ये थोड़ा इस तरफ पे बना रहता है विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में। वहां से एयर एंटर्स करती है फेरिंग्स में, देन जाती है विंड पाइप। जैसे आपको याद होगा, खाना जाता है ईसोफेगस में, फूड पाइप में, विंड जाती है विंड पाइप। विंड पाइप का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया। विंड पाइप का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया, जैसे फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस था। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपके लंग्स के आगे लगी रहती है, ये इसको सपोर्ट करते हैं ट्रैकिया को। अच्छा, इसके अपर एंड पे ट्रैकिया के एक वॉइस बॉक्स मिलेगा जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। आप जब बोलते हो तो आपने देखा होगा ना, यहाँ पर वाइब्रेशंस आती है, तो ये वॉइस बॉक्स लैरिंग्स कहलाता है। तो नॉस्ट्रिल्स, म्यूकस ने इंप्यूरिटीज हटाई, फेरिंग्स में आए, फेरिंग्स के नीचे आपको ट्रैकिया, ट्रैकिया को सपोर्ट किया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ने, फिर अपर एंड जो है उसका वो आपका लैरिंग्स कहलाता है, दैट इज वॉइस बॉक्स। अब आओगे ट्रैकिया, जैसे ही लंग्स में जाएगी तो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स दिखेंगे, ब्रोंकाई, इसको सिंगुलर सेंस में ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ब्रोंकस से डिवाइड होंगे, लंग्स के अंदर फॉर्म हो गए ब्रोंक्यूल्स। आओ मैं इसका फोटो दिखाता हूं आपको, जो बहुत सिंपली दिख जाएगा। ये नसल कैविटी नोस्ट्रिल्स, ये आपको दिखेगा फेरिंग्स, उसकी जस्ट नीचे लैरिंग्स, ये है आपका विंड पाइप, ये है लंग्स। अब जरा ध्यान से देखना, 2 लंग्स है, लेफ्ट लंग राइट लंग। सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं ब्रोंकस, ये दिख रहा है आपको, ये अलग जो निकले, ये आपका है ब्रोंकस, वो लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए, वो है ब्रोंकस। इसमें ब्रोंक्यूल नहीं है क्या यार? ओहो ओके, गलत फोटो, चलो कोई ना। देखो यहां से फिर ऐसे निकलते हैं, मैं बना देता हूं, मेरी ड्राइंग खास तो नहीं है बट इतनी है कि बन जाएगा। देखो ऐसे निकलते हैं, फिर ये ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में अटैच होते हैं ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर, ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में अटैच रहते हैं ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर, उधर भी और इधर भी। अब इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है एल्वियोल। बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? एल्वियोल। जरा गौर से देखो, इन एल्वियोल के ऊपर ऐसे आपको नसें दिख रही है, ब्लू रेड वेन, ये आर्टरीज वगैरह, यही काम करती है। ये अभी आप सीखोगे हार्ट के अंदर कि लंग्स से ऑक्सीजन ले जाने का काम हमारी ये आर्टरीज और वेन्स करती है हार्ट तक, बताएंगे इसको आपको। तो देखो पाउच लाइक एयर सैक्स को कहते हैं हम एल्वियोल, ये सबसे मेन चीज है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एल्वियोल ही मेन है, बाकी सब तो छोटा सा है। इन एल्वियोल का मिलियंस में रहती है और इनका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बलून लाइक स्ट्रक्चर है एक्सचेंज, O2 को लेना, CO2 को फेंकना, O2 को लेना, CO2 को फेंकना। तो देखो walls are very thin and they are surrounded by blood capillaries. Alveol takes the oxygen and eliminates CO2 from the body. तो देखो रिवाइज करते हैं, नॉस्ट्रिल्स, म्यूकस ने इंप्यूरिटीज हटाई, फेरिंग्स में आए ट्रैकिया, अपर एंड लैरिंग्स, फिर आए लंग्स में, रिंग्स से सपोर्ट मिला है ट्रैकिया को, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लास्ट में एल्वियोल। एल्वियोल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहती है और बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इस तरीके से आपका ये एल्वियोल और रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क करता है, छोटा सा रेस्पिरेशन सिस्टम था। अब देखो ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत ही सिंपल है कि आप जब इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो, तो जब आप इनहेल करते हो, जब अंदर लेते हो तो आपकी जो रिब्स होती है वो बाहर की तरफ जाती है, आउट होती है, आपके रिब्स थोड़ी बाहर की तरफ आई, और जब आप एक्सहेल करते हो तो रिब्स बैक की तरफ जाती है। इसमें जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा डाउन जाता है जब इनहेल करते हो, ये नीचे जाता है, और इसके अंदर डायफ्राम बैक जाता है जब एक्सहेल करते हो। याद रखना है,
और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ह्यूमन बींग्स के अंदर 15 से 18 रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और वो चार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हमारे प्यारे से दिल के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।